आर्मी पोस्ट की बत्तियां इस तरह रोशन थी। किसी संतरी की आवाज रात के सुकूत में उभरी। वो अपने किसी साथी को पकार रहा था। सुधा ने सांपों की पटारी गाछ पर रख दी। वो आलती पालती मार कर बैठ गई। इसने सांपों की पटारी को खोला तो 12 के 12 सांप फनकारने लगे। शायद इन्हें कुछ फासले पर 15-16 फौजियों के खून की बू आ रही थी। सुधा बोली, मेरे सांपों ने फौजियों की बू पा ली है, अब ये इन्हें डसने को बेताब हैं। इसने सांप की पटारी हाथों में उठा ली। इसका रुख फौजी पोस्ट की तरफ किया और इन्हें अंधेरे में घास पर उल्ट दिया। सांप घास में गायब हो गए। सुधा ने कहा, अब ये सांप इंसानों की बू पर सीधे इन फौजियों के पास पहुंच जाएंगे जो पोस्ट पर मौजूद हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मारे भी जाएं, लेकिन ये किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान का खून पीने में बड़े वहशी हैं। ये चाहे खुद मर जाएं, लेकिन फौजियों को डसकर इनके खून के चंद कतरे पीने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। मैंने कदरे परेशान होकर कहा, फिर तो ये नौरीन को भी डस लेंगे। सुधा बोली, नौरीन के कमरे का दरवाजा बंद होगा। ये बाहर वाले फौजियों को ही डस सकेंगे, बंद कमरे में दाखिल नहीं होंगे। सुधा के पास इसकी 393 की राइफल मौजूद थी। नौरीन को डसने के एहतमाल का ख्याल इसे भी नहीं आया था। जवाब था तो इसके पास मौजूद था, मगर वो परेशान सी हो गई। बोली, भगवान न करे कि तुम्हारी नौरीन के क्वार्टर का दरवाजा खुला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम इस जगह घास में छुपे रहना, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि मैं सुधा रंगनी को रोकूं, वो एक चीते की तरह छलांग लगाकर मेरी नजरों से गायब हो चुकी थी। मैं अंधेरी रात में कुछ फासले पर लगे इस बल्ब को तक रहा था, जो नौरीन के क्वार्टर की दीवार के अकब में जल रहा था। सुधा रंगनी इस तरफ गई थी। मुझे मालूम था कि चूंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए जिन फौजियों की ड्यूटी नहीं होगी वो और सूबेदार मेजर बैरक के बाहर ही कैंप काटों पर सो रहे होंगे। खुदा न करे कि नौरीन के क्वार्टर के दरवाजे में सलाखें लगी हों, फिर तो ये आदमखोर सांप सलाखों में से अंदर चले जाएंगे। मैं दिल ही दिल में नौरीन की जिंदगी के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगा। मैं हमतन गोश था। एक मर्ग आलूद सन्नाटा चारों तरफ तारी था। किसी वक्त दूर जंगल की जानब से किसी अजीब से जानवर के बोलने की आवाज आ जाती थी। खुदा जाने थोड़ी देर बाद फौजी चौकी की तरफ क्या होने वाला था। सांप सोए हुए फौजियों को डसकर पहरे पर खड़े संतरियों की तरफ बढ़े और इन्होंने रोशनी में सांपों को देख लिया तो वो गोलियां चला देंगे। कहीं सुधा रंगनी ने जवाबी फायर किया तो वहां शोर मच जाएगा और नौरीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोई वाजिया तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही थी। बहरहाल कुछ ना कुछ होने वाला था। मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सांपों और सुधा रंगनी को गए 10-12 मिनट गुजर चुके थे। फिर अचानक चौकी की तरफ से एक चीख की आवाज बुलंद हुई। इसके साथ ही फायर का धमाका हुआ। इसके जवाब में 3 फायर हुए और फिर सन्नाटा तारी हो गया। यह सन्नाटा गोलियों के धमाकों से ज्यादा दहशतनाक था। न जाने वहां क्या हो चुका था, उधर जा भी नहीं सकता था। अगर कोई फौजी वहां मुझे देख लेता तो मैं वापस कैप्टन सिंह के पास नहीं जा सकता। मैं अपनी जगह दबका बैठा रहा। सांपों की खाली पटारी मेरे पास ही पड़ी थी। पोस्ट की जानब से मशीन गन चलने की आवाज नहीं आई थी और दोबारा राइफल का फायर भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब यही था कि सांपों ने अपना काम कर दिया था। मेरा दिल इस खौफ से लड़ रहा था कि कहीं सांपों ने नौरीन को बिना ढस लिया हो। फनकारों की आवाज आई। मैं पीछे हट गया। सितारों की फीकी रोशनी में मुझे कुछ सांप तेजी से घास पर रेंगते नजर आए। वो पटारी में घुस गए। सांप अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। मेरी आंखें नौरीन के क्वार्टर की तरफ लगी थी। अकबी दीवार वाला बल्ब इसी तरह रोशन था। वहां एक अजीब सन्नाटा छाया था। फिर मुझे 2 इंसानी साए भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। मेरा दिल धड़क उठा। मैं आंखें फाड़ कर देख रहा था। साए करीब आए तो मैंने सुधा को पहचान लिया। इसके साथ भी एक दुबली पतली लड़की थी जो झुकी झुकी भाग रही थी। मेरी जान में जान आए, ये यकीनन नौरीन ही थी। सुधा मेरे पास आकर बैठी। रघु, ये लो तुम्हारी अमानत मेरे स्वामी। दूसरी लड़की भी घास पर बैठ गई। मैंने इससे उर्दू में सवाल किया, तुम नौरीन हो? हाँ, लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा। सुधा ने मुंह से एक बारीक सीटी की आवाज निकाली, फिर बोली, 2 सांप मर गए हैं। नौरीन का रंग जर्द दामल था। चेहरे के नक्श अंधेरे में धुंधले दिखाई दे रहे थे। इसने साड़ी जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। सर के बाल शानों पर रिबन से बंधे थे। वो अभी तक परेशान सी लग रही थी। तुम लोग कौन हो? इसने पूछा। मैंने उर्दू में कहा, तुम्हारे दोस्त हैं, फिक्र ना करो। मेरे डैडी कहाँ हैं? इसने खुशक आवाज में पूछा। वो भी आ जाएंगे, मैंने इसे तसल्ली दी।
सुधा बोली, अब बाकी सांप नहीं आएंगे, चलो रघु, यहाँ से निकल चलना चाहिए, कोई फौजी वहां जिंदा नहीं है। सुधा ने सांपों की पटारी उठाई और आगे आगे चल दी। नरीन को मैंने एक बार फिर हौसला दिया और अपने साथ लेकर चलने लगा। वो अभी तक घबराई हुई थी। दुश्मनों की कैद से आने पर इस पर खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात का असर था। मैंने इसकी ठंडी कलाई पकड़ रखी थी और इसे लिए जंगल के किनारे की तरफ तेज तेज चल रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने नहीफ लहजे में पूछा। नूरीन, हम तुम्हारे दोस्त हैं, घबराओ नहीं। जंगल में दाखिल होते ही बग्गू डाकू और दूसरे डाकुओं ने हमारा खैर मकदम किया। सुधा ने बग्गू से कहा, बग्गू, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम वापस अपने ठिकाने पर जाएंगे। एक घोड़ी इस लड़की के लिए लाओ, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद मैं, नूरीन, सुधारंगनी और इसके गिरोह के डाकू घोड़ों पर सवार घिर के घने जंगल में से गुजर रहे थे। हम सब खामोश थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ घोड़ों के टापों की आवाज बुलंद हो रही थी। जंगल से निकले तो रात के अंधेरे में ऊंची नीची टीकरियों वाला मैदान सामने फैला हुआ था। यह मैदान भी अबूर करके अब सामने तराई के जंगलों का घना सिलसिला शुरू हो रहा था। जब हम लोग रंगनी के कमीगाम में वापस पहुंचे तो रात का पिछला पहर हो चुका था। डाकू घोड़ों को लेकर दरख्तों में चले गए। मैं और सुधा रंगनी नूरीन को लेकर घर में आ गए। सुधा ने बग्गू से कहा कि लड़की के लिए बकरी का दूध गर्म करके लाओ। गर्म दूध पीने के बाद नूरीन ने गार में चारों तरफ देखकर कहा, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? सुधा रंगनी ने मोमबत्ती रोशन कर दी। इसकी कलाई से लिपटा हुआ सांप देखकर नूरीन सहम कर पीछे हट गई। ये सांप मुझे डस न ले। सुधा रंगनी ने कहकहा लगाया और हिंदी में कहा, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें ये सांप कुछ नहीं कहेगा। ये मेरी तरफ मुतवज्जा होकर तामिल जुबान में कहने लगी, रघु मेरे स्वामी, अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो मैं आग जलाकर इसमें कूद जाऊंगी। इस अचानक बात पर मैं संभल कर बोला, सुधा तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी बहन है। मोमबत्ती की रोशनी में सुधा रंगनी के चेहरे पर इत्मीनान की झलक साफ देखी जा सकती थी। इसने अपना बाजू मेरे कंधे पर रखकर कहा, रघु तुम मेरे पति देव हो, मैं तुम्हारी सावित्री हूँ। तुमने मेरे दिल में बहुत बड़े शक को दूर कर दिया है। अब ये बताओ कि तुम रखेलपुर जाकर मेरे पास कब आओगे और इस लड़की को हमें कहाँ पहुंचाना होगा? मैंने सुधा से कहा, सबसे पहले तो मुझे इस लड़की को ये बताना है कि हम कौन हैं और इसे यहाँ क्यों लाए हैं और यहाँ से इसे कहाँ लेकर जाएंगे। सुधा रंगनी ने अपनी राइफल को परे खिसकाया और बोली, हाँ मेरी जान, बता दो इसे। अब मैंने उर्दू जबान में नूरीन को बताया कि मैं कौन हूँ और किस मिशन पर वहाँ आया हूँ। सुधा रंगनी का भी मैंने मुख्तसर तारफ करवा दिया। नूरीन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फरार के बाद वहाँ जो हालात पैदा होंगे इन्हें हम संभाल लेंगे। मैं सुबह सुबह रखेलपुर जाऊंगा जहाँ तुम्हारे डैडी को हिरासत में रखा हुआ है। मैं अब इन्हें निकालने की कोशिश करूंगा। तुम इस वक्त तक सुधा के पास रहोगी। सुधा बड़ी ग्रेट औरत है, ये तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगी, घबराना बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे डैडी भी तुमसे आन मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। नूरीन का खौफ काफ़ी हद तक दूर हो गया था। इसने मुझे बताया कि इनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस वालों ने बहुत तशद्दुद किया, लेकिन जिस फार्मूले की जज़ायत वो हमसे मालूम करना चाहते थे मैंने और डैडी ने अभी तक नहीं बताई। हमने इन्हें यही कहा कि इस फार्मूले के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है और वो अपने एटमी प्रोसेसिंग के फार्मूलों के बारे में हमसे ज़रूर मदद लेते रहे थे। अब वो हमें मज़ीद तशद्दुद और पूछताछ के लिए राजस्थान के किसी खतरनाक किले में भेजने वाले थे। मैं नूरीन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इतने में मुझे खराटों की हल्की हल्की आवाज़ आई। मैंने देखा कि सुधा रंगनी दीवार से टेक लगाए सो गई थी। इसका सांप बेटा इसकी कलाई से उतरकर दीवार की तरफ बढ़ रहा था। ये औरत कोई डाकू है या सपेरन? इसके सांपों ने वो काम दिखाया जो फौज की पूरी कंपनी नहीं कर सकती थी। एक सांप मेरे क्वार्टर की तरफ भी आ रहा था। ये औरत किसी तरफ से निकल आई और इसने इस पर फायर करके इसे मार डाला। फिर ऊपर से फौजियों ने गोलियां चलाईं, मगर इन सांपों ने डसकर इनका काम तमाम कर दिया था। मैंने कहा, ये सुधा रंगनी है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। कभी पाकिस्तान में मुलाकात हुई तो तुम्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाऊंगा। ये दास्तान तिलिस्म होश रबा से कम नहीं है नूरीन। नूरीन फिक्रमंद होकर बोली, मुझे अब डैडी की तरफ से परेशानी है। मेरे फरार के बाद इन पर बड़ी सख्ती की जाएगी। मैंने कहा, इन पर सख्ती करके भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी तलाश में वो ज़मीन आसमान ज़रूर एक कर देंगे। बहरहाल अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हारे जागने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। सुधा तुम्हें बड़ी हिफाजत से रखेगी।
मैं बहुत जल्द तुमसे आन मिलूंगा। तुम्हारे डैडी को मैं ये पैगाम जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि तुम खैरियत से हो और वहाँ सुधा रंगनी बड़ी अच्छी औरत है। ये देखने में वहशी लगती है, दिल की बड़ी अच्छी है। मैं सुधा रंगनी से पहले ही उठ बैठा। मैं दरख्तों में एक जगह सोया था। सुधा और नरीन गार में सोई थी। सुधा रंगनी ने उठते ही डाकुओं को कूच का हुक्म दिया। डाकू चलने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। मैं भी चलने को तैयार था। सुधा रंगनी मेरे पास आई। वो नदी में या किसी तालाब में नहाकर आ रही थी। इसके स्याह बाल खुले थे और कान के ऊपर सुर्ख फूल लगा था। बाजू भी खुले थे और सांप बेटा कलाई से लिपटा था और वो मुझे बड़ी अदा से बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गई और तामिल जबान में बोली, रघु अब मुझसे अलग ना होना, जल्दी मेरे पास आ जाना। मैं आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं अपने ग्रोह को लेकर गिर के जंगल से बहुत दूर निकल जाऊंगी, क्योंकि पहले तो पुलिस मेरे पीछे थी, अब फौज भी मेरा ताकुब करेगी। अगर इन्हें शक पड़ गया तो बहरहाल तुम्हें अपना ठिकाना बता देती हूँ। गिर के जंगल के जनूब में दरियाए गार तक बहता है। इस दरिया के पार 7 कोस के फासले पर अमरीली का टुका ढाबे शुरू होता है। ये 3 कोस लंबा वीरान इलाका है। आगे नरोला की चट्टानों की वादी है। इस वादी में दिन के वक्त भी डर के मारे कोई नहीं जाता, क्योंकि ये वादी जहरीले सांपों से अटी पड़ी है। इस वादी में एक पहाड़ी है जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें सर उठाए खड़ी हैं। मेरा ठिकाना इस पहाड़ी के दामन में होगा। तुम जब इस पहाड़ी के दामन में पहुंचोगे तो मेरे आदमी खुद तुमको मिल जाएंगे। और हाँ, सांपों की वादी से मत घबराना, तुम्हें इस इलाके में कोई सांप नहीं काटेगा। मैंने सुधा रंगनी को इसका दिया हुआ मनका दिखाया तो खुश होकर इसने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली, तुमने मेरी निशानी अभी तक अपने पास रखी है रघु। फिर इसकी आंखें उदास होकर एक तरफ जम गई। रघु, मुझे अपना पहला सांप बेटा बहुत याद आता है, जिसको इस दुनिया वालों ने पांव से कुचल डाला। इसके हलक से सिसकार की आवाज निकली और बोली, मैं अपने बेटे का इंतकाम मरते दम तक लेती रहूंगी। मैं सुधा रंगनी से रुखसत होकर तराई के जंगल में नदी की तरफ चलने लगा। ये नदी आगे चनोड़ गांव के करीब से खम खाकर गुजरती थी। मैं चाहता था कि चनोड़ गांव वालों की मदद से अपनी कमांड पोस्ट पहुंचूं, ताकि कैप्टन सिंह और दूसरे फौजियों को शक न हो कि नूरीन के अगवा में मेरा भी हाथ हो सकता है। चनोड़ गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं सूरज निकलते ही इस गांव में पहुंच गया। ये एक अच्छा खासा गांव था। मैं पूछता हुआ पटेल के घर पहुंच गया। इसे बताया कि मैं रखेलपुर की फौजी पोस्ट के कैप्टन सिंह का अर्दली हूँ। जंगल में शिकार खेलने निकला था, रास्ता भूल गया हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो तो तुम्हें इनाम दिला दूंगा। पटेल खुद भी किसी फौजी अफसर को खुश करना चाहता था और मुझे जल्दी ही मालूम हो गया कि वहां से रखेलपुर वाली फौजी पोस्ट 10 किलोमीटर के फासले पर है। इसने मुझे रोटी और चाय दी, फिर घोड़ी पर बिठाकर एक आदमी साथ करा दिया। मैं 10 साढ़े 10 बजे अपनी कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। कैप्टन सिंह अपने ऑफिस के बाहर टहल रहा था। इसके अंदाज में बेचैनी थी। ये बेचैनी क्यों थी, मैं इससे बेहतर तौर पर समझ सकता था। जब मैंने इसे सल्यूट मारकर बताया कि मैं किसी तरह 2 रोज तक जंगल में रास्ता भूलकर भटकता फिरता रहा और चनोड़ के पटेल ने अपने आदमी को साथ किया तो यहाँ पहुंचा, तो इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गुस्से में गरजा, पक पक बंद करो, मैं पहले ही परेशान हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ था। मैं हाथ बांधकर सलाम करता हुआ लंगर खाने की तरफ चला गया। पटेल का आदमी घोड़ी लेकर चला गया। मैंने नल पर मुंह हाथ धोया और लंगर खाने में जाकर डांगरी से कहा, क्या हुआ ठाकुर, आज कैप्टन साहब का मिजाज क्यों गर्म है? डांगरी बोला, अरे जांगली, तुमको नहीं मालूम, इधर कैंप नंबर 2 के सारे जवान मर गए और कोई कैदी भाग गया है। लो पूरी खाओ, तुम्हें इससे क्या। मैं लकड़ी के बेंच पर चाय का कटोरा सामने रखकर बेले के पत्ते पर रखी पूरियां खाने लगा। मेरी आंखें बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। फौजी जवान इधर से उधर तेज तेज चलते नजर आ रहे थे। हर कोई घबराहट में था। एक जीप तेजी से पोस्ट से बाहर को दौड़ी। मैं ये टोल लगाना चाहता था, डॉक्टर फिद्दी अभी तक कले के नीचे ही है कि इसे किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। इतने में वो संतरी आ गया जिसने मुझे तहखाने की ड्यूटी बदलवाने के लिए कैप्टन साहब से सिफारिश करने को कहा था। ये शख्स मुझे असल बात बता सकता था। मैंने इसे चाय पीने की दावत दी तो वो बोला, अरे अहमदू, तू कहाँ चला गया था? मैंने कहा, ठाकुर क्या बताऊं, सुबह सुबह जंगल की तरफ गया कि 2-4 तीतर मारकर लाऊंगा। ऐसा रास्ता भूला कि अगर चनोड़ के पटेल का आदमी मेरी मदद को ना पहुंचता तो आदमखोर शेर मुझे हड़प कर गया था।
वो भी चाय का जग लेकर मेरे पास ही आकर बैठ गया। मैंने जानबूझकर मौजू को छेड़ दिया और कहा, कैप्टन साहब का मिजाज अभी गर्म है, कल इनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। संतरी ने तशवीश की नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि कैंप नंबर 2 के जवान सांप के डसने से मर गए हैं? एक को गोली भी लगी है। अरे वहां से कैदी मेम को दुश्मन के आदमी ने अगवा कर लिया है। और भाई, अब नीचे तय खाने में कोई नहीं है, ड्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या वो बुढ़ा कैदी वहां नहीं है? अरे इसे तो अभी 1 घंटा पहले हेडक्वार्टर के गार्ड आकर ले गए हैं। अच्छा हुआ यार, हमारी जान भी छूटी। तय खाने की सिलन में ड्यूटी देते देते मेरी टांगों में दर्द रहने लगा था। मुझे इस अमल की तवक्का थी। नूरीन के फरार के बाद डॉक्टर फरीदी का वहां निकाल लिया जाना एक कुदरती बात थी। सवाल ये था कि अगर इसे हेडक्वार्टर की गार्ड अपने साथ ले गई है तो क्या इसे हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा जाएगा? हेडक्वार्टर अहमदाबाद के मज़ाफात में था। बहरहाल अब मेरा भी वहां से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने तैयारी शुरू कर दी और दूसरे ही रोज कैप्टन सिंह को वहां से बदल दिया गया और इसकी जगह एक बंगाली कैप्टन मिस्टर गुप्ता आ गया। फुल वर्दी में वो अपनी जीप से बाहर निकला। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक पीछे से इसकी आंखें मुर्दा नजर आ रही थी। इन आंखों में मुझे इंतहा दर्जे की संगदली छुपी हुई दिखाई दी। इसने एक गहरी नजर से इर्द गिर्द का जायजा लिया। जवान अटेंशन खड़े थे। मैं भी एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। वह आहिस्ता से अपने सर को हिलाता कमांड ऑफिस में दाखिल हो गया। मेरा टारगेट अब सौराष्ट्र में दरियाए गारंग के पार अमरीली का चुकाडाबा था, जिसे आगे नरोला की वादी में पिछतम की जानब पहाड़ी के दामन में सुधारंगनी डाकू की कमी गाह थी और जहां मेरे मिशन की एक अहम तरीन शख्सियत नूरीन बहिफाजत मौजूद थी। मैं दोपहर के खाने तक ऑफिस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा। मैंने अब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि यहाँ अब मेरे लिए खतरा ही खतरा था। नया कप्तान आया था जो किसी भी वक्त मुझे बुलाकर पूछगिछ कर सकता था, क्योंकि मैं इन सारे फौजियों में गैर फौजी और बाहर का आदमी था।